नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा विदुषी जी की है। इन्होंने पूछा है, दशमेश और लग्नेश एक ही ग्रह हों तो, जैसे कि कन्या लग्न में बुध सूर्य के साथ नवम भाव में बैठे हों तो क्या होगा। तो इसमें पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। जब लग्नेश भाग्य भाव में हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। पहले तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना, दूसरा सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग, ये राजयोग है। बाकी के भावों में सामान्य राजयोग ही होता है, लेकिन जब ये जन्म कुंडली के नवम भाव में बन जाए तो ये अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। अब देखा जाए तो यहाँ सूर्य व्ययेश होते हैं, 12वें के स्वामी होते हैं, पर फिर भी भाग्य भाव में बुधादित्य योग का होना श्रेष्ठ है। मेरे हिसाब से अगर चलें तो ऐसा जातक सदैव अपने खर्च का एक ऐसी सीमा बनाए कि अपना खर्च धार्मिक कृत्यों में करे, दशांश या जितना उससे हो सके अपने धन का जो व्यय है वो धर्म आदि कार्यों पर करे, तो निसंदेह उसका भाग्य जागृत रहेगा और ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति होगी। प्रिया सिंह जी ने पूछा है, अगर धनु लग्न में शुक्र मंगल की युति 12वें भाव में हो तो कैसा प्रभाव होगा, क्योंकि मंगल अपनी राशि में होंगे। आप मुझे लगता है उस विषय के संदर्भ में पूछ रहे हैं जहां शुक्र मंगल 12वें में हो तो भटकाने वाला। अगर ये विशेष रूप से किसी पापक ग्रह से जैसे शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट है तो निसंदेह जैसा मैंने बताया था चारित्रिक कमजोरी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अगर किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है तो धनु लग्न भी अपने आप में कहीं ना कहीं किसी भी तरह के कार्य को करने से पहले विचार करने वाला लग्न है। यानी उसके आचरण में अनैतिकता तभी आएगी जब बहुत सारी कमियां जन्म कुंडली में और भी ग्रहों की स्थिति गुरु पीड़ित अवस्था में हो तभी। तो चारित्रिक पतनता एक शब्द है और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि चारित्रिक पतनता में केवल एक ही क्षेत्र में चारित्रिक पतन मत देखिए। हां, शुक्र मंगल की युति में यहां पर चारित्रिक पतनता वही वाली है जो बाकी सभी लोग समझते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि अपने चरित्र से हट करके अपने चरित्र को न जीना सही, अपने जो आपके जीवन में जो आपका कर्तव्य है अपने कर्तव्य पथ पर न चलना भी चारित्रिकहीनता है। तो यहां पर अगर किसी पापक ग्रह की दृष्टि है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि चारित्रिक कमजोरी लाएगा। परंतु अगर पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो फिर कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। भटकाव हो सकता है लेकिन लग्न धनु है, सो संभलेगा हर जगह व्यक्ति। धीरज मिश्रा जी ने पूछा है, अगर भाग्येश वक्री होकर के 6, 8, 12 भाव में बैठे हों तो क्या भाग्य का लाभ लेने के लिए भाग्येश का रत्न पहन सकते हैं। पहले यह देखिए कि भाग्येश वक्र अवस्था में है कौन। वक्र अवस्था में 6वें, 8वें, 12वें भाव में जो बैठे हैं तो वो कौन से ग्रह हैं, और जिस राशि में 6वें, 8वें, 12वें में वो बैठ रहे हैं वहां पर कौन सी राशि है, उनकी मित्र राशि बन रही है या उनकी शत्रु राशि बन रही है। तो हमेशा याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि भाग्येश 6वें, 8वें, 12वें हों तो हम रत्न उनका नहीं पहन सकते, विचार किया जा सकता है। एक और बात बता दूं कि अगर उस लग्न में वो कारक हैं, जाहिर सी बात है भाग्येश हैं तो कारक हैं, और वहाँ षष्ठ, अष्टम, द्वादश में उनके मित्र राशि बन रही है तो उस अवस्था में रत्न तो पहनने की वैसे भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वक्र अवस्था में उनको अंश बल प्राप्त है तो वो वैसे भी अच्छा रिजल्ट करेंगे, और आप अगर चाहें कि उनका रत्न ही पहने तो रत्न भी पहना जा सकता है। अनीता दातेर जी ने पूछा है, सिंह लग्न और अष्टम भाव में राहु, बेटी 11th क्लास यानी 11वीं क्लास में है और राहु की महादशा चल रही है, क्या पढ़ाई में बाधा आएगी। 100% आएगी, इसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं। राहु की महादशा आ गई है, ये अवश्य है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि राहु की महादशा बच्चों की पढ़ाई को खराब कर ही देती है। लेकिन हमें यह जरूर देखना होगा कि बच्चे की उम्र कितनी है। अभी 11th क्लास में है, 11वीं में है, तो इतनी समझ तो उसको हो ही गई है कि क्या सही है और क्या गलत। राहु भ्रम है और शिक्षा के क्रम में भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं। विद्यार्थी अगर भ्रम में जिए तो वो कभी पढ़ नहीं सकता, और राहु भ्रम है। तो जैसे ही आपकी उम्र इतनी हो जाती है कि आप समझ सकते हैं कि कहाँ एकाग्रता है, कहाँ भ्रम है, क्या सही है और क्या गलत है, अगर इस चीज़ की आपको समझ आने लगे
तो राहु की महादशा शिक्षा काल में भी जरूरी नहीं कि नुकसान करेगी। हालांकि सिंह लग्न की कुंडली की चर्चा चल रही है तो यहाँ कोई दो मत नहीं कि राहु शिक्षा खराब करेंगे। गणेश जी की आराधना ही शिक्षा को बचाएगी। और अगला प्रश्न है मनीष शर्मा जी का। इन्होंने पूछा है मिथुन लग्न और दशमेश गुरु द्वादश भाव में बैठे हैं, क्या परिणाम होगा। आज ही किसी की कुंडली देख रहा था और ये मैं बता रहा था कि 12वें में चले गए हैं कर्म भाव के स्वामी, तो संघर्ष निरंतर बना रहेगा, उतार चढ़ाव की स्थिति निरंतर बनी रहेगी। विशेष करके नौकरी में तो सदैव ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, टिकने में बड़ी मुश्किल आती है, बहुत ज्यादा। अब आपने पूछा है क्या उपाय करें। इष्ट साधना सबसे अच्छा होगा। मां भगवती जगदम्बा की आराधना करिए या लक्ष्मी जी की आराधना करिए, इसी से आपको राहत मिलेगा, इसी से आपको सफलता मिलेगी, इसी से आपकी परेशानी कम होगी। अब ये परेशानी कम क्या है, एक नौकरी जाएगी तो दूसरी शीघ्र ही आपको मिल जाएगी। और ये प्रसाद भट्ट जी हैं, इन्होंने पूछा है सिंह लग्न के लाभ भाव में सूर्य चंद्र बुध साथ हों तो क्या अमावस्या दोष होता है, क्या उपाय करें। साहब कहीं भी होंगे सूर्य और चंद्रमा एक साथ तो अमावस्या का ही दोष होगा। अमावस्या दोष मतलब आप क्या समझते हैं। अमावस्या दोष का इतना ही मतलब होता है कि चंद्रमा के लिए ये इंगित किया जा रहा है कि चंद्रमा यहाँ कमजोर है। अमावस्या दोष का अर्थ चंद्रमा जैसे ही सूर्य के करीब पहुंचते हैं, जैसे जैसे करीब पहुंचते हैं वो छिड़ हो जाते हैं, और जैसे जैसे चंद्रमा छिड़ होंगे जातक का मन छिड़ होगा। हर ग्रह का एक विभाग है और हर ग्रह का एक तत्व है, जो जो तत्व कम होगा उस विभाग में जातक को हानि होगी। तो चंद्रमा अर्थात मन ही सब कुछ है, तो वो कमजोर होना अमावस्या दोष तो है यहां पर। उस अवस्था में एक ही उपाय है चंद्रमा के मंत्रों का जप अथवा भोलेनाथ की आराधना। पूर्णिमा का व्रत करे, भोलेनाथ की आराधना करे जातक, तो निसंदेह उसको राहत मिलेगा। अंजलि झा ने पूछा है अगर चंद्र केतु के साथ युति बनाकर एकादश भाव में हो और दशम और द्वादश भाव खाली हो तो इसे ग्रहण योग माना जाएगा या केमद्रुम योग, अथवा दोनों। जी दोनों माना जाएगा। पहले तो आप ये देखिए कि चंद्रमा और केतु की जो युति है ये एक ही नक्षत्र में है या इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 10 अंश से के अंदर ही है। यानी अगर 20 अंश पर चंद्रमा है और केतु मान लिया जाए कि 18 अंश पर हैं, यानी 10 अंश के भीतर हैं, तो ये ग्रहण भी माना जाएगा और केमद्रुम भी माना जाएगा। दोनों ही अवस्था। अब सवाल उठता है कि दोनों में क्या कोई विशेष भेद है। यहां नाम अलग अलग हैं, भेद कोई नहीं है। दोनों में ही जातक के जीवन काल में मानसिक अशांति परेशानी। केमद्रुम का क्या कहता है, पाकर गंवाना। और मैंने अपने कार्यक्रम में सिद्ध किया था कि हर जगह केवल धन ही गंवाएगा ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे तर्क हैं उसमें। तो केमद्रुम का एक वीडियो मैंने बनाया था और ये बताया था कि हर जगह हमें ये नहीं कहना है कि जातक धन ही गंवाएगा, गंवाना शब्द है उसके साथ। और कहीं ना कहीं चंद्रमा केतु के साथ है तो मैंने एक कार्यक्रम करके भी राशिफल में हाल फिलहाल बताया था कि जीना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की कल्पनाएं मन में चलती हैं, दिन भर कल्पनाएं जीना मुश्किल कर देती हैं, तो ऑलरेडी जातक परेशान है। तो वो लगभग नाम तो आप दोनों ही दीजिए यहां पर। और हरदीप तिराइया जिन्हें पूछा है धनु लग्न में दशमेश 12वें भाव में मृत अवस्था में है और दशम में कोई ग्रह भी नहीं है, केवल केतु की 9वीं दृष्टि है, मार्गदर्शन करें। बस वही बात है, दशम भाव का स्वामी का 12वें भाव में जाना, दशम भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि ने केतु की दृष्टि आप बता रहे हैं तो भाव भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है, तो कार्य क्षेत्र में बहुत परेशानी होगी। ये लगातार अस्थिर करेंगे, टिकने नहीं देंगे। ऐसा जातक अगर नौकरी में है तो परेशानी, व्यापार में है तो परेशानी, लगातार उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। तो काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में किसकी राशि होती है, तो शनिदेव की राशि होती है। शनिदेव को आजीविका का कारक कहा गया है। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो शनिदेव को बल दीजिए, आप चाहे किसी भी लग्न के हों। रत्न मत पहनिए, उसके लिए हनुमान जी की आराधना करिए, शनि के मंत्रों का जप करिए। और अगर आप व्यापारी हैं तो बुध को बल दीजिए। यानी हमें क्या कराना चाहता हूं, अगर कर्मेश कमजोर हैं, उनका बल हमें नहीं मिल रहा है, तो आप कारक की तरफ जाइए। तो यहां शनि को आप चुन लीजिए, वो आजीविका के कारक हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। वैसे दशम भाव में बुध भी कारक होते हैं, गुरु भी कारक होते हैं और सूर्य भी कारक होते हैं, परंतु और मंगल अति विशिष्ट कारक होते हैं, परंतु आप शनिदेव को पकड़िए क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव की ही राशि होती है, तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। और आप व्यापार करते हैं तो बुध को पकड़िए, इससे आपको फायदा हो जाएगा।
सीताराम जी ने पूछा है, आपने बताया पंचम भाव में गुरु हों और दसम भाव में चंद्र हों तो दसम भाव को बल मिलता है, यह कैसा योग, कृपया मार्गदर्शन करें। ये बहुत सामान्य सा योग है। आप मेरे कार्यक्रम लगता है बहुत बाद से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं इसलिए। आप अगर चंद्र कुंडली बनाएंगे, चंद्र कुंडली बना करके देखिए तो कहाँ होंगे गुरु। चंद्र कुंडली अगर आप निर्मित करते हैं तो गुरु कहाँ होंगे। चंद्र कुंडली अगर आप निर्मित करेंगे तो गुरु अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो बताया था मैंने कि अष्टम भाव में गुरु हो जाएं और षष्ठ में शुक्र हों तो अपनी पार्श्वगामिनी दृष्टि से ये लग्न को बेहद मजबूत कर देते हैं। तो गुरु अगर चंद्र कुंडली हम बनाएंगे तो अष्टम में होंगे और अष्टम के गुरु की पार्श्वगामिनी दृष्टि चंद्रमा को अत्यंत बली करेगी, यानी लग्न को, चंद्र कुंडली को अत्यंत बली कर देगी। क्योंकि गुरु धन के कारक हैं तो उनकी दृष्टि द्वितीय पर पड़ेगी तो धन भी मजबूत होगा और पार्श्वगामिनी दृष्टि उनकी लग्न को मजबूत कर देगी। तो ये पार्श्वगामिनी दृष्टि का सूत्र था जिसमें गुरु चंद्रमा का ये संबंध जो षडाष्टक योग है लेकिन यहां श्रेष्ठ फल प्रदायक है। और अगला जो प्रश्न है वो हिमानी जुनेजा जी ने पूछा है, मेष लग्न में दशमेश दूसरे भाव में हो और शुक्र दसम स्थान में कैसा फल रहेगा। तो मेष लग्न में दशमेश दूसरे भाव में और दूसरे भाव का स्वामी दसम, यानी परिवर्तन आप कहना चाहती हैं कि हो गया है, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। द्वितीय और दसम का परिवर्तन बढ़िया है। मैंने बताया था कि द्वितीय भाव का स्वामी अगर दसम भाव में जाकर के बैठ जाए तो ऐसा जातक एक ऐसे परिवार में जन्मा हो जहां भोजन के लाले भी पड़े हों तब भी राजा के समान जीवन जिएगा। और दसमपति द्वितीय में हो तो भी ये बहुत अच्छी स्थिति है, उसको पैतृक संपत्ति के रूप में चीज़ें प्राप्त होंगी। तो ये अच्छा है, बहुत बढ़िया माना जाएगा इस परिवर्तन को। और मीना महाजन जी ने पूछा है, वृश्चिक लग्न में मंगल 28 डिग्री सप्तम भाव में और उनकी दृष्टि है दसम में, तो जातिका को मूंगा पहनाया जा सकता है। वृश्चिक लग्न में मंगल 28 डिग्री पर है सप्तम भाव में और उनकी दृष्टि दसम पर है। अगर वृश्चिक लग्न में सप्तम की स्थिति को देखें तो यहाँ शुक्र की राशि बनती है। शुक्र के साथ अगर मंगल आपके तात्कालिक मित्र भाव में है, मित्रता वाली स्थिति में है, तो ये बाल अवस्था के मंगल हैं क्योंकि 28 डिग्री पर हैं। तो आप निसंदेह जातिका को मूंगा पहना सकती हैं अगर मंगल और शुक्र की तात्कालिक शत्रुता नहीं है। अगर तात्कालिक शत्रुता है तो मूंगा पहनाना उचित नहीं होगा। और फिर चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न धीरेन्द्र कुमार जी का है। इन्होंने पूछा है, धनु लग्न में 12वें भाव में शनि बुध शुक्र सूर्य और 11वें भाव में मंगल, दूसरे भाव में गुरु, ये सभी ग्रह की दृष्टि 6वें भाव पर है, तो क्या ये शत्रु वृद्धि करेगा। देखिए, अभी तो मुझे याद है जहाँ तक कि मैं ग्रह दृष्टि प्रभाव का जो कार्यक्रम बना रहा था उसमें 5वें भाव पर ग्रहों की दृष्टि तक का प्रभाव बता चुका हूँ। षष्ठ भाव में ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव नहीं बताया है। देखिए, षष्ठ भाव पर ग्रहों की दृष्टि का बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होता, कारण कि बहुत से ऐसे ग्रह हैं जैसे सूर्य, जैसे बुध, जैसे शुक्र तो फिर भी ठीक है। ज़्यादातर ग्रह जो षष्ठ भाव पर दृष्टि डालेंगे और अगर वो 12वें भाव में बैठे हैं तो सीधी सी बात है कि जो ग्रह 12वें भाव में हुआ वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है शुक्र को छोड़ करके, तो षष्ठ पर दृष्टि अच्छी नहीं होती। लेकिन आपने जैसा बताया कि लग्नेश भी दृष्टि डाल रहे हैं, नहीं तो इस शत्रुओं को शांत करने वाली स्थिति बनेगी या जातक के जीवन काल में शत्रु रोग रिपु ऋण से उसकी सुरक्षा होगी, क्योंकि लग्नेश उस भाव को देख रहे हैं तो वो सुरक्षा की तय कर देंगे। तो इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो शत्रु ही बढ़ेंगे, ऐसा सोचना गलत है। कौशिकी चटर्जी जी ने पूछा है, अगर तुला लग्न के दसम भाव में कर्क राशि का चंद्रमा हो तो क्या फल होगा। किसी की दृष्टि नहीं है, अगर किसी की दृष्टि नहीं है तो चलेगा, परंतु अगर केमद्रुम योग है यानी चंद्रमा के दोनों तरफ भी कोई नहीं बैठा है या पापग्रह बैठे हैं यानी दोनों तरफ पापग्रह हो या कोई ग्रह न हो तो फिर ये ठीक नहीं है। चंद्रमा यहाँ स्वगृही है लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं है। क्यों ये ठीक क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि चंद्रमा दिग्बल से सर्वथा विहीन हो गए। ठीक इसके सामने वाले घर में यानी चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बली होते हैं और यहाँ ये सीधा आने से दिग्बल से सर्वथा विहीन हो गए। स्वराशि होने से भी कोई खासा अच्छा नहीं, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है और कार्य क्षेत्र में जब चंद्रमा ऐसी स्थिति में आकर के बैठ जाएं जहां कि वो किसी से दृष्ट न हो तो उस अवस्था में जातक को कार्य क्षेत्र में नाना प्रकार की समस्या, विशेष करके अस्थिरता की समस्या हो जाएगी। उसका कार्य क्षेत्र स्थिर होगा ही नहीं, तो वो इससे बहुत परेशान होगा। तो ये परेशानी होगी। तो चंद्रमा का यहाँ पर अगर अकेले हैं वो और
दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं बैठे या पापग्रह बैठे हैं तो ये मुश्किल स्थिति है। ये स्वगृही होकर के भी चंद्रमा शुभ फल नहीं दे सकेंगे, कहीं ना कहीं परेशानी ही लाएंगे जीवन काल में। और महावीर मुनौत जिन्हें पूछा है, तुला लग्न में 10वें भाव में गुरु कर्क राशि में होकर के सात भाव से मंगल देख रहा है, क्या सरकार से संबंधित कार्य करें कि नहीं। अच्छा, प्रश्न आप लोग थोड़ा साफ साफ और ठीक ठीक लिखा करिए। तुला लग्न में 10वें भाव में गुरु कर्क राशि में होकर सप्तम बैठे हैं और सप्तम भाव से मंगल देख रहे हैं, क्या सरकार से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, परंतु इसके लिए सूर्य की स्थिति को देखिए। सूर्य सरकार का कारक है। अगर सूर्य कुंडली में आपकी अच्छी स्थिति में है तो 100% सूर्य 10वें में गुरु कारक हैं और उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो निस्संदेह आप अगर सूर्य बली हैं तो सरकार से जुड़ा काम करिए। अशोक सिंह जी ने पूछा है, अगर वृष लग्न में शुक्र 12वें घर में है तो कैसा फल देंगे, क्या शुक्र का रत्न उपल धारण किया जा सकता है, इस स्थिति में किस उपाय से लग्न को मजबूत किया जा सकता है। शुक्र 12वें में हो तो आप रत्न पहन सकते हैं। बस मैंने हमेशा एक ही बात कहा, आप जैसा कह रहे हैं वृषभ लग्न में यानी मेष राशि होगी 12वें भाव में मंगल के साथ शुक्र की तात्कालिक मित्रता हो तो आप 100% मंगल का रत्न पहनिए, परंतु एक बात का ख्याल रख करके चारित्रिक कमजोरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये शुक्र आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, यहां तक कि जेल यात्रा भी कराएगा। 12वें का शुक्र जेल यात्रा भी कराता है, यह हमेशा याद रखिएगा। तो बहुत सतर्क होकर के आप रहिए और बड़े प्रेम से आप शुक्र का रत्न उपल धारण कर सकते हैं। मैंने कार्यक्रम में बताया था कि कनिष्ठिका उंगली में बाएं हाथ के चांदी का छल्ला पहनिए, इससे भी आपके शुक्र बली होंगे। गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा देना, गाय को गुड़ देना, इससे भी आपके शुक्र बली हो जाएंगे। तो आप बहुत सारे रास्ते हैं उनको चुनिए। सफेद रंग का वस्त्र धारण करना है, इनको चुनिए। चारित्रिक मजबूती जरूरी है। और शुभम मिश्रा जी ने पूछा है, मीन लग्न कुंभ राशि, दूसरे घर में गुरु 15 डिग्री, मंगल 13 डिग्री, शनि 21 डिग्री, क्या मैं पुखराज या सुनहला पहन सकता हूं, मार्गदर्शन करें। रत्ती और धातु भी बताएं। लग्न 7 अंश का है। मीन लग्न में लग्न जाकर के लग्न कुंभ राशि दूसरे घर में यानी कि मीन मेष राशि में आपका कहना है कि गुरु भी बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं। मीन लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल होते हैं और चंद्रमा होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप मीन लग्न की कुंडली तो गुरु से ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट ये मंगल दे सकेंगे, जो कि स्वगृही होकर के बैठे हैं द्वितीय भाव में। हाँ, वाणी में थोड़ी कड़वाहट जरूर आएगी, पर फिर भी मैं तो मूंगा पहनने की सलाह आपको दूंगा। आप मूंगा पहन सकते हैं। हाँ, मूंगा पहनने से मैं जैसा मैंने कहा कि वाणी थोड़ी कड़वी हो जाएगी, पर फिर भी आप मूंगा पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाग्यपति हैं, धन की स्थिति से लेकर के हर जगह आपको सफलता दिलाएंगे। तो आप सुनहला या पुखराज पहनने की जगह एक बार मूंगा पहन करके देखिए, कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कर जाएगा। और आप ये अगर पहनना चाहते हैं तो अपनी उम्र के हिसाब से लगभग 9.25 रत्ती के आसपास धातु, सोना या ब्रॉन्ज। अगर पुखराज ही पहनने की इच्छा रखते हैं तो 7.25 रत्ती का अच्छा अगर आपको पुखराज लेना है तो ले सकते हैं, धातु, सोना या ब्रॉन्ज। विजय सासिया, यही नाम होगा। तो विजय जी हैं, आपने पूछा है, अगर मीन लग्न में गुरु 12वें भाव में हो तो क्या गुरु को बलवान करने से फायदा होगा। लग्नेश कहीं भी होंगे उनको बलवान तो करना ही होगा, क्योंकि लग्न कमजोर पड़ा तो आपकी पूरी कुंडली कमजोर पड़ जाएगी, अर्थात आपका व्यक्तित्व कमजोर पड़ जाएगा। तो लग्नेश कहीं भी हो आपको बलवान तो करना ही करना है। अब जरूरी नहीं कि हर जगह हम रत्न पहने, उसके लिए गुरु की आराधना करेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, गुरु ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे, इससे आपके गुरु बली हो जाएंगे। तो गुरु को बलवान करने का रास्ता चुनना होगा, जरूरी नहीं रत्न धारण करना ही हो। सुनीता तिवारी जी ने पूछा है, मिथुन लग्न और सप्तम भाव में सूर्य, शुक्र और शनि है, वैवाहिक जीवन कैसा होगा। देखिए, सप्तम भाव में आपने जिन ग्रहों का नाम बताया तो ठीक है, गुरु की स्थिति क्या है, और ये दो बातें हैं यहाँ पर। ये कुंडली किसकी है, स्त्री की या पुरुष की। अगर पुरुष की कुंडली है और सप्तम में शुक्र, सूर्य और शनि बैठे हैं तो देखना होगा कि क्या शुक्र अस्तवस्था में है। यहाँ पर सूर्य शनि के होने से द्वंद्व की स्थिति तो आ चुकी है, तय है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा, ये तय है। लेकिन अभी ये तय करना और जरूरी है कि कुंडली किसकी है। स्त्री की कुंडली होगी तो गुरु को भी अब देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पति के कारक हैं और वो सप्तमेश भी हैं। तो इनको देखने के बाद ही हम ये तय करें कि दाम्पत्य कैसा होगा। अगर गुरु पीड़ित हुए तब तो निसंदेह दाम्पत्य अच्छा नहीं कहा जाएगा, और अगर पुरुष की कुंडली है और शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, अस्त अवस्था में हैं, तो भी दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं कहा जाएगा। यहाँ दाम्पत्य जीवन में पीड़ा दिखाई पड़े। अब इन तीनों ग्रहों पर कहीं से राहु केतु की दृष्टि पड़ रही हो तो भी दाम्पत्य जीवन खराब होगा। और एक और है स्मिता
कुलकर्णी, इन्होंने पूछा है वृषभ लग्न में मार्केश बुध उच्च का हो तो क्या फिर भी वो क्लेश देता है? मैं आपको बता दूं, वृषभ लग्न में बुध अकारक नहीं होंगे और द्वितीय भाव के होने भर मात्र से हम उन्हें मार्केश की संज्ञा दे तो सकते हैं क्योंकि द्वितीय भाव मारक है, लेकिन वो पूरी तरह से मार्केस का रिजल्ट नहीं करेंगे। तो इसमें उच्च के होने से वो अच्छा रिजल्ट देंगे, इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और साहिल अरान, यही नाम है आपका। तो साहिल जी, इन्होंने पूछा है लग्न कुंडली में सूर्य मंगल बुध बृहस्पति शुक्र ये सब लाभ भाव में है, प्रवृज्या योग बन रहा है, घर में पैसा बिल्कुल नहीं है, क्या करें? देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लाभ भाव में इतने सारे ग्रहों के होने से प्रवृज्या योग तो बना, लेकिन प्रवृज्या योग के लाभ से कोई लेना देना नहीं। लाभ के लिए काम करना होगा, कर्म करिए, निसंदेह, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इतने सारे ग्रह जो लाभ भाव में बैठे हैं, ये भी देखना होगा कि क्या सारे ग्रह अस्त तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि अगर अस्त भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य लाभ भाव में है तो वो तो धन देंगे ही देंगे। इसका मतलब कुंडली में प्रवृज्या योग नहीं, कर्म करने की आवश्यकता है ताकि लाभ की स्थिति बने। और नूरा वाडिया सोना ये नाम है, इन्होंने पूछा है मिथुन लग्न की कुंडली है, छठवें भाव में चंद्र शुक्र क्या फल देंगे? लव लाइफ में बहुत समस्या है, स्थिरता नहीं मिलती। सीधी सी बात है कि आपने जैसा बताया कि मिथुन लग्न की कुंडली, यहाँ पर पंचमें शुक्र बनते हैं, प्रेम के कारक हैं, जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं। हाँ, चंद्र कुंडली आपकी बनाई जाए तो शुक्र चंद्रमा के साथ लग्न में ही होंगे। अब ये देखना होगा कि क्या ये शुक्र पाप ग्रह जैसे राहु इत्यादि से पीड़ित हैं, दृष्ट हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, पंचम भाव आपका पीड़ित है। अगर है तो निसंदेह प्रेम के क्षेत्र में परेशानी तो बनी ही रहेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि प्रेम के क्षेत्र में समस्या निरंतर बनी रहने वाली है, प्रेम के क्षेत्र में दिक्कत तकलीफ तो आती ही रहेगी। प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर के आज मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जिन दर्शकों के प्रश्न इस कार्यक्रम में लिए गए उनकी जिज्ञासा अवश्य शांत हुई होगी। पुनः आप लोगों से कहूँगा, आप अपने प्रश्न, अगर आप हिंदी भाषा भाषी हैं, हिंदी आपको समझ आती है, तो प्रयत्न किया करिए अपने प्रश्न हिंदी में लिखना, क्योंकि कई बार आप उसको जैसे भी लिखते हैं उसको बाद में कन्वर्ट करने में गलती हो जाती है, तो सवाल में कोई गलती ना हो, इसके लिए आप प्रयास किया करिए कि अगर आप इस कार्यक्रम में अपना सवाल देना चाहते हैं तो कहीं भी किसी वीडियो पर दे सकते हैं, परंतु प्रयत्न करिए अपने नाम के साथ हिंदी में सवाल लिखें। और विशेषकर आईडी के साथ जितने भी सवाल होते हैं उन सवालों को छोड़ दिया जाता है, वो सवाल नहीं लिए जाते। तो अगर केवल आईडी है, आपका नाम वहाँ दृष्टिगत नहीं हो रहा, तो वो सवाल छूट जाएंगे। तो अपना नाम लिखिए या अपने नाम के आईडी के साथ रहिए, तो हम आपके सवाल को अवश्य लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।